है हमारे पास। आपको बता दें गौरव गोगोई विधानसभा चुनाव हार गए हैं। ये कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। असम से जोरहाट से वो चुनावी मैदान में थे, 23,000 से ज्यादा वोटों से हार गए हैं गौरव गोगोई। और देखिए, राष्ट्रीय राजनीति से वो राज्य की राजनीति में आए हैं। इससे पहले संसद में वो ऑपोजिशन के डेप्यूटी लीडर भी रह चुके हैं। लेकिन इस बीच ये एक बहुत बड़ा सेटबैक कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता इस वक्त कांग्रेस पार्टी से है। प्रियंका, एक बड़ी हार कम से कम इस लिहाज से क्योंकि असम में गौरव गोगोई पार्टी का चेहरा, और ऐसे में उनकी हार वो भी एक बड़े अंतर से 23,000 वोटों से हार हुई है। देखिए, ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की राजनीति की और मुद्दे उठाए, और ऑफ कोर्स वहाँ पर जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, और वहाँ पर जो लोकल लोगों की समस्याएं थी, चाहे वो टी प्लांट में काम करने वाले लोग हों या फिर जो है जिस तरीके से वहाँ एसटी को दर्जा देने के बाद हो, इन सारे मुद्दों को हमने वहाँ पर जो है पूरी तरीके से रखा जनता के सामने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज भी सफाई नहीं दे पा रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर या जिस तरीके के आरोप लगे उन पर आज भी सफाई नहीं दे पा रही है। तो उस हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे कि इको होता है, पॉलिटिकल पार्टी के शार्प लीडर उस मुद्दे को पकड़ते हैं और जनता के बीच ले जाते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं और चुनाव जीतते हैं। आपकी लीडरशिप क्या इन मुद्दों को समझने में नाकाम रही कि कौन से मुद्दे का इको ज्यादा है? नहीं, वैसे क्या मुद्दा होता है? वैसे क्या मछली मुद्दा होती है, झालमुरी मुद्दा होता है, क्या मुद्दा होता है आप बता दीजिए। अगर मुद्दा आपको अगर इतना ही जो है इतना सेंसिबल होते तो राहुल गांधी जी का वीडियो नहीं झालमुरी के मुद्दे पे चुनाव जीतते हैं। और अगर इतनी जरूरत नहीं थी तो फिर राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट करने की क्या जरूरत? राहुल गांधी तो खुद पश्चिम बंगाल को लेकर, ममता बनर्जी को लेकर बयान दे रहे थे कि वो कम्युनल हो गई हैं, सेक्युलर नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए तो आप लोगों ने और रास्ता आसान कर दिया था। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं था या कोई विजन नहीं था जिसको लेकर वो अपना कैंपेन चलाते। राहुल गांधी जी का वीडियो ट्वीट करने की या उनको प्रमोशन में इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत आज पड़ी थी? क्योंकि आपके पास लॉजिकल मुद्दे नहीं थे और आप लॉजिकल मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो आपको वहाँ पे टीका लगा के और जो है पीला गमछा डाल के मंगलवार के दिन मछली नहीं खानी पड़ती। मुद्दे तो क्या होते हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता और जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। जनता के लिए मुद्दे बहुत थे, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे संदेश खाली हो, आरजी कार हो, तमाम वो मुद्दे थे जिसको बीजेपी ने उठाए और उसी का नतीजा है कि वो रेजोनेट भी किया है। आप लोगों ने ममता बनर्जी को टारगेट कर अपना मुद्दा बना लिया। मुद्दा देखिए, जेन्युइन मुद्दे उठाए। मैं वही बात कह रही हूँ कि जो मुद्दा असम का था वो असम में उठाया गया, जो वेस्ट बंगाल का मुद्दा था वो वेस्ट बंगाल में उठाया गया। जेन्युइन मुद्दे उठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। चलिए ठीक है, बाकी रही बात लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की कृपा भारतीय जनता पार्टी पे थी, पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कृपा भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं होगी प्रियंका जी। और इसीलिए मैं अब कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहती हूँ। कोलकाता से इस वक्त जो जश्न और उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की जीत बीजेपी ने की है, असंभव को संभव कर देना, क्योंकि बीजेपी अपने बूते सरकार बनाएगी। अब तक किसी सपने जैसी बात ही होती थी, तमाम राजनीतिक दल भी उसी लिहाज से बात करते थे। 5 राज्यों के चुनाव की बात कर लें तो अगर कहीं आकलन सबसे सटीक था तो वो था एक्सिस माई इंडिया का प्रदीप गुप्ता का, और वो इसके लिए जश्न मना रहे हैं मुंबई के अपने ऑफिस में जाकर जो सर्वे के दौरान आया, उनकी फिल्मी छवि ये कितनी आपको जमीन पे होती हुई सही दिखी? बिल्कुल ये सही कहा आपने, क्योंकि इस जीत में विजय की सबसे बड़ी जो बात थी वो कट अक्रॉस द बैरियर, मतलब सभी समाज जाति वर्ग से ऊपर उठ के। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि अक्रॉस द रीजन, पूरे के पूरे तमिलनाडु में जब तक आप स्कोर नहीं करेंगे ऑलमोस्ट हाफ मेजॉरिटी मार्क नहीं हो सकता। सब लोग कह रहे थे ये सिर्फ अर्बन फिनोमिना है, लेकिन मैं कहूंगा कि रूरल में भी बहुत जबरदस्त उनके फैन मौजूद थे, हमने देखा। और सिर्फ चेन्नई को सिटी को छोड़ दें तो बाकी बड़ी संख्या में सीटें जो है वो रूरल तमिलनाडु से भी आ रही है, और महिलाओं का भी वोट जो है एक तरफा विजय के फेवर में गया। बिल्कुल, चलिए ये तो स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन था आपका। इसके अलावा अगर हम केरल कहें, असम कहें, पुडुचेरी कहें, वहां के नतीजों को देखकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सटीक आंकड़ा आपका दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल आप देखिए जो हमारी रेंज है एक्सिस माई इंडिया की, बिल्कुल चारों के चारों स्टेट के जो आंकड़े हैं उसी रेंज के अंदर आ रहे हैं। और बड़ी बात, वोट शेयर, सभी चारों स्टेट में वोट शेयर भी बिल्कुल हू बहू जैसा का प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। पर प्रदीप जी, सबसे अहम है कि आप पश्चिम बंगाल के मामले में शांत रहे। आपने कहा साइलेंट वोटर
करें, चलिए जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन हम बात करेंगे। आपने एक बात कही कि रूरल एरिया में 70% लोगों ने बात करने से मना किया, अर्बन में 80% लोगों ने बात करने से मना किया, तो जो रिमेनिंग 20-30% के लोग थे, आज क्या आप बोल पाएंगे कि वो उन्होंने आपको क्या जानकारी दी? और प्लस आपके कोई क्या फील्ड जो स्टाफ है क्या यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि क्यों मना कर रहे थे, क्या बोल रहे थे वोटर्स? नहीं, देखिए फील्ड स्टाफ जरूर मिलेंगे आपको यहाँ पर, लेकिन मैं भी गया था बंगाल में जी, मैंने भी वही ट्राई किया और आपके राहुल कंवल भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने देखा कि लोग बिल्कुल बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं और राहुल भी साथ में गए थे और फिर बाद में हमने इंटरव्यू भी किया वहां पर, लेकिन लोग नहीं बोलने के लिए तैयार थे। तो जो आंकड़े आ रहे थे 20-30% में, उसके आधार पे मैं लगातार कह रहा था कि बीजेपी अच्छी खासी जीत की तरफ बढ़ रही है, बट वो कितनी बड़ी जीत होगी जब तक उन 70% लोगों का आकलन ना हो तो कह पाना मुश्किल होता है। ठीक है, 2021 में आपने जो अपने सैंपल्स जिनको इंटरव्यू किया था और जो नतीजे थे वहां पर आपको वैसे नतीजे नहीं दिखे और वो गलत भी साबित हुए, तो क्या वो भी एक डर था कि इस बार आपको लगा कि नहीं, इस 20-30% के सैंपल के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? और फील्ड में क्या क्या हुआ आपके साथ, अगर थोड़ा दर्शकों को वो भी बता दें। नहीं, फील्ड में तो जैसे मैंने कहा, हमारे 6 लोग दमदम जेल में थे, कलकत्ता की दमदम जेल में थे, गिरफ्तार हुए थे और 24 दिन तक थे। उनकी जमानत, उनके ऊपर चार्जेस यही लगाए गए सरकार द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि ये लोग आके अनाप शनाप बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जबकि ऐसी कोई वजह नहीं थी। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट हमारे एक्सिस माई इंडिया के फेवर में दिया और ये कहा कि आप अपना काम करिए, लेकिन डर का माहौल इतना बन चुका था वहां पर चारों तरफ कि राज्य सरकार ने पूरे के पूरे प्रदेश में सारे के सारे पुलिस स्टेशनों पे ये कह दिया था कि कोई भी एक्सेस से आए या सर्वे करने आए, आप उनको सीधा पुलिस में लेके आइए। इसके चलते हमको वहां पर जाना पड़ा और इसी के चलते हम लोग थोड़ी सतर्कता बरतते हुए आ रही थी सीधे मुंबई से एक्सिस माई इंडिया के दफ्तर से, और अब जो ये मैप है भारत का, ये नक्शा है, बता रहा है बीजेपी का विस्तार, कहां कहां बीजेपी ने अपना विस्तार किया है और स्थापित किया है अपने आप को। पश्चिम बंगाल इस कड़ी में एक नया नाम अब जुड़ रहा है। देखिए पूरा, देखिए पश्चिम से गुजरात से राजस्थान की सीमा से लेकर आप पूर्व तक चले जाइए और आपको यहाँ पर बीजेपी का भगवा रंग दिखाई दे रहा है। 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है और 11 राज्यों में तो भाजपा की बहुमत की सरकार हो गई है। पश्चिम बंगाल को भी जोड़ दे तो सीधे रुख कर लेते हैं बंगाल में सरकार के बाद ना आप देखिए कि पूरा जो हिमालय से लेकर गंगा यमुना का मैदान है बंगाल तक, पूरा बीजेपी, गंगोत्री से गंगा सागर तक, जो हम उस दिन पोलिंग वाले दिन चर्चा कर रहे थे, वही ये नक्शा हमारे बता सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रभाकर, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बीजेपी का शासन हो गया है और अभी गंगा सागर के पास जहां पर शासन स्थापित हुआ है, गंगा यमुना के मैदान में, वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए, जहाँ गंगा सागर अभी जहाँ पर इनकी सत्ता स्थापित हुई है, वहाँ से आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखा रहा हूँ। डीजे पे भाजपा का जो पार्टी कार्यालय है कोलकाता में, वहाँ डीजे पे डांस हो रहा है और ये डीजे बजेगा। ये ममता दीदी के पार्टी से यानी कि टीएमसी से उनके नेताओं ने कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो पूरे बंगाल में डीजे बजेगा, यानी कि डंका बजेगा। और आज जो है वो डंका जो है वो भाजपा कार्यालय में बज रहा है। आज सुबह से लोग यहाँ पर अभी, अगर आप अपनी सूरत तो दिखाई नहीं रहे हैं, कहा जा रहा है आप भी भगवान अबीर से नहाए हुए क्या? पहले अपने आप को तो दिखाइए जी। देखिए विकास, जो वहाँ स्थिति है उसमें अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे और मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो मैं थोड़े दूर से हटके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा शोर है और लोग पागलों जैसे नाच रहे हैं। और आपने सच कहा, मेरे चेहरे पे भी पूरा भीड़ लगा हुआ है, तो मैं आप क्या ही दिखाऊं। अच्छा प्रभाकर, मुझे किसी ने मैसेज किया कि पश्चिम बंगाल में तो आप जो भगवा कलर का अबीर है, इसकी शॉर्टेज हो गई है, दुकानों पे मिल नहीं रहा है। क्या ये बात सत्य है? मीम तो नहीं था ये कहीं? जी, मैं आपको वही बता रहा था कि भगवा कलर की अबीर जो है वो मिल नहीं रहा है और लोग भगवा से मिलता जुलता कलर जो है वो भी खरीद ले रहे हैं। अभी हमने देखा कुछ देर पहले यहाँ पे एक गाड़ी में भर के बोरों में अबीर उतारा जा रहा था और इनका कहना है कि पूरे बंगाल में जो भगवा कलर का अबीर है वो हमने खरीद लिया है और भगवा जब नहीं मिल रहा है तो हम लाल से भी काम चला रहे हैं, हम थोड़ा पीला भी यूज कर ले रहे हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता जितने भी रंग है वो सभी भाजपा के नेताओं ने खरीद लिया। अच्छा देखिए, सबसे इसमें दिलचस्प बात यह है, अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो, कि सेलिब्रेशन पे कल 3 बजे तक रोक लगी हुई है प्रशासन की तरफ से, यानी कि
कल 3 बजे शाम तक किसी भी पार्टी को कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर के चलते ये रोक लगाई गई थी जी। इसीलिए ये जो सेलिब्रेशन है ये आप केवल पार्टी ऑफिस तक सीमित है। कोई विजय जुलूस नहीं निकल रहा, कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने डीजे लगवा दिया। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं और उस डीजे के पर आप देखिए हजारों लोग जो है वो डांस कर रहे हैं और ये एक तरह से उनका सेलिब्रेशन है। लेकिन शहर मतलब यानी कि पार्टी ऑफिस से बाहर में शहर के सड़कों पे ये आज नहीं होगा क्योंकि प्रशासन की तरफ से रोक लगी हुई है। कल 3 बजे के बाद आपको भाजपा का जो सेलिब्रेशन है बिल्कुल कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में इस वक्त जश्न है और भगवा अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। जैसा कि प्रभाकर कह रहे हैं कोलकाता में अब शॉर्टेज हो गई है भगवा अबीर की और जश्न अगर बीजेपी में है तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाने के लिए एक राज्य आया है। केरल में यूडीएफ 89 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। इमरान प्रतापगढ़ी का रिएक्शन केरल पर आया है, आइए सुन लेते हैं कांग्रेस क्या कह रही है। केरल में जीत पर बोले हैं इमरान प्रतापगढ़ी और केरल से एक ऐसा राज्य जहां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई। जीत कड़ी मेहनत का नतीजा है। इमरान प्रतापगढ़ी ये कह रहे हैं सीएम पद के लिए कोई झगड़ा नहीं होगा। तो यूडीएफ जो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को लीड करके कांग्रेस और आइए सुन लेते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। ऑब्जर्वर बन के गए थे तो ये तो आपके लिए एक जिसको बोलते हैं निजी जीत भी कही जाएगी। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत जीत है। हमने बहुत मेहनत की थी। हम 15-20 दिन वहाँ हम लोगों ने कैंप किया था और बिल्कुल ग्रामीण अंचलों तक केरला में हम लोग पहुँचे थे और हम लगातार नारा लगा रहे थे केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नयिक्कुम। और हम पोएटिक तरीके से लोगों से बात कर रहे थे और भाषा का बैरियर होने के बावजूद जिस तरह से लोग समझ रहे थे और हमारी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे उससे हमें महसूस हो गया था कि हम जीतेंगे। हमारा टारगेट था कि हम 100 सीटों तक पहुंचेंगे, सेंचुरी लगाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि अभी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से यूडीएफ तकरीबन सेंचुरी लगा रही है वहाँ पर और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में जहाँ से प्रियंका गांधी जी सांसद हैं, जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद थे, जो वेणुगोपाल जी का गृह क्षेत्र है, वहां पर हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। मलयालम सीखी कि नहीं थोड़ी सी, क्योंकि 26-27 जगहों पर आपने रैलियां हम तो लोगों के बीच में जा करके पूछते थे कि स्वर्णम कट्टादार अप्पा, तो लोग पलट के जवाब देते थे सगा कलाने अयप्पा। तो इससे पता चलता था कि लोगों में कितना करंट है, सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा है। तो हम थोड़ी थोड़ी मलयालम सीख रहे थे, वहाँ के लोगों को थोड़ी थोड़ी उर्दू। आपकी शायरी वहाँ समझ में आती थी नहीं? अगर आज कोई शेर पढ़ना हो इमरान प्रतापगढ़ी को तो कौन सा? हम तो देखिए, हम तो बाकायदा वहाँ पे हमने पूरी नज्म सुनाई थी, केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नयिक्कुम। पिनरई की मोदी जी से यारी ना चलेगी, केरला में झूठ की बीमारी ना चलेगी, मिल के यही नारा लगाएंगे हम तुम, केरलम जयिक्कुम यूडीएफ नयिक्कुम।